बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 के हिंदी बी देखने वाले हैं, जो सेट 1 है ना बच्चों। जो कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से देखिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक गद्यांश। क्या मिलता है बच्चों? तो गद्यांश देखने को मिलता है, जो कि क्या बोल रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए बच्चों, गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? भारत विविधता में एक एकता का देश है और यहाँ के पर्यटन स्थल इसकी समृद्धि, संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। क्या बोल रहा है? भारत एक एकता देश है ना, यहाँ पे एकता पाया जाता है और पर्यटन स्थल जो मशहूर होते हैं उसे पर्यटन स्थल बोलते हैं। जहाँ पे बाहर के लोग मीन्स विदेश के लोग आते हैं यहाँ के स्थान को देखने के लिए, उसे पर्यटन स्थल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। राजस्थान का जयपुर अपनी राजसी हवेली और किलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो यहाँ की पुरानी हवेली और किलों की वजह से राजस्थान मशहूर है। ठीक है, चलिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश का आगरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का घर है। आगरा किस लिए मशहूर है? क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है ना, ताजमहल स्थित है देश, दैट्स वाई कि ये आगरा फेमस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर को क्या कहा जाता है बच्चों? तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जहाँ की डाल झील और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती है। जो कश्मीर है, कश्मीर में बहुत सारे बर्फ है ना, जो वो बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ क्या करती है? मंत्रमुग्ध कर देती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल अपने हरे भरे परिदृश्यों, बैकवाटर और आयुर्वेदिक स्पा के लिए लोकप्रिय है। कश्मीर में क्या होता है बच्चों? आयुर्वेदिक स्पा ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट्स वाई केरल फेमस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हम्पी के प्राचीन मंदिर और तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्मारक ऐतिहासिक धरोहर अद्भुत उदाहरण है। क्या है दक्षिण भारत? दक्षिण भारत बच्चों मीन्स साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण मीन साउथ है ना। तो साउथ भारत, साउथ इंडिया किस लिए फेमस है? तो प्राचीन मंदिरों और तमिलनाडु के ये जो महाबलीपुरम मंदिर है उसकी वजह से ही फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल लाखों पर्यटन भारत के इन स्थानों पर आते हैं और यहाँ की संस्कृति, धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और परंपराओं से प्रभावित होते हैं। हर साल लाखों पर्यटन मीन्स होते हैं बाहर से जो हमारे भ्रमण करने के लिए आते हैं ना भारत, तो देखने के लिए आते हैं, यहाँ की संस्कृति और धरोहर को देखकर क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं यानी इम्प्रेस्ड होते हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। पर्यटन ना केवल भारत को अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, जो पर्यटन जो घूमने आते हैं ये ना ही सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि देश के छवि विश्व में उभारने का कार्य भी करते हैं। और देश की जो छवि है मीन्स इसका रिफ्लेक्शन है, छवि है, वो उभारते हैं मीन्स डेवलप करते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा गद्यांश। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है? तो गद्यांश में अभी हमने पढ़ा, तो कहाँ स्थित है ताजमहल? जयपुर, आगरा, कश्मीर, हम्पी। तो अभी हमने पढ़ा कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है? कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? धरती का स्वर्ग है ना। कश्मीर को क्या बोला जाता है? धरती का स्वर्ग बोला जाता है। देखिए यहाँ पे है धरती का स्वर्ग है ना, कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर का धरती का स्वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम्पी और महाबलीपुरम के स्मारकों का महत्व क्या है? तो क्या है बच्चों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वे प्राचीन धरोहर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार पर्यटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा? अभी हमने पढ़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा? अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और देश की छवि को उभारना है ना, यही तो अभी हमने पढ़ा बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये हमारा है बच्चों पदांश, गद्यांश और पदांश, गद्यांश और क्या है? पदांश, पदांश है ना। गद्यांश और पदांश में क्या डिफरेंस है? गद्यांश उसे बोलते हैं बच्चों जो एक कहानी के रूप में लिखा हो है ना, और पदांश किसे कहते हैं? जो एक कविता के रूप में हो उसे पदांश बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए पढ़ते हैं। पर्वतों की ऊंचाई में छुपी है सुकून, जहां बहती है नदियां अपने अनमोल जुनून, हरे भरे जंगलों को अद्भुत विस्तार, धरती का यह कोना है अनमोल उपहार। कितना बढ़िया है बच्चों। चलिए, चमचमाती झीलें, निर्मलता उलझा जलधार, प्रकृति का हर दृश्य है मन को करता पुकार, पक्षियों का मधुर गान, फूलों की खुशबू, यह सब मिलकर बनाते हैं धरती को जादू। आओ इस सुंदरता को सहेज ले हम, प्रकृति के इस उपहार का मान करें हम, संतुलन बनाकर चले इस धारा पर, यही हमारी कृतज्ञता होगी हर दिशा पर। तो ये था हमारा एक पदांश बच्चों। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
पदांश के किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया है? पदांश में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया था बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी पर्वत और नदियों को कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पदांश में झीलों का जल कैसा बताया गया है? पदांश में झीलों का जल कैसा बताया गया है? तो निर्मल और चमचमाता बताया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंछियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? पंछियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकृति की सुंदरता और अनुभव करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो धरती का जादू किसे कहा गया है? धरती का जादू किसे कहा गया बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी प्रकृति के हर दृश्य को कहा गया है ना। चलिए खंड खा देखते हैं। खंड खा व्याकरण से है, ठीक है। खंड का क्या है? व्याकरण से है, जो कि बहुत ईजी है। चलिए पढ़ते हैं। बाल कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद करना है। संधि तो पता ही होगा आपको, यानी दो शब्दों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? संधि को विच्छेद करने बोला है, यानी तोड़ने बोला है, ठीक है। तो बाल कृष्ण को कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों? तो बाल प्लस कृष्ण, बाल प्लस कृष्ण हो जाएगा बाल कृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूर्य का एक अर्थी शब्द कौन सा है? एक अर्थी मीन्स हो गया पर्यायवाची शब्द। सूर्य को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? चंद्रमा, भास्कर, नक्षत्र, अनल। तो सिंपल है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी भास्कर हो जाता है सूर्य का दूसरा नाम, है ना। नभ शब्द कौन सा अर्थ सही है? नभ मीन्स होता है आकाश, है ना, सिंपल है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय शब्दों का प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय मीन्स क्या होता है बच्चों? किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर, कोई शब्द पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी पुस्तक कालय जो है, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, आलय है ना बच्चों, पुस्तक प्लस आलय। तो पीछे क्या लगा है? आलय लगा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी आलय, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अब उपसर्ग पूछ रहा है बच्चों। तो उपसर्ग क्या होता है? सेम ऑपोजिट वर्ड होता है प्रत्यय का। प्रत्यय पीछे जुड़ जाता है और उपसर्ग क्या होता है? आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है ना। तो असत्य, प्लस सत्य, प्लस सत्य, तो आगे क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ, है ना, असत्य। चलिए आई होप बच्चों कि आपको वीडियो बहुत पसंद लग रहे होंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं बिना देरी के। राम स्कूल जा रहा है, वाक्य में जा रहा क्या है? ये जा रहा है बच्चों, वो क्या है ना। तो जा रहा क्या है? विशेषण है क्या? विशेषण क्या किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताती है। तो जा रहा किसी की विशेषता तो नहीं बता रही है ना, तो विशेषण तो नहीं होगा। क्रिया हो सकता है क्या बच्चों? बिल्कुल, यहाँ कार्य किया जा रहा है, यानी क्या किया जा रहा है? चलने का कार्य किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। संज्ञा तो होगा नहीं, संज्ञा है ना, नाम किसी भी नाम को संज्ञा करते हैं, तो जाना कोई नाम नहीं है जिसे हम संज्ञा कर सकते हैं, और सर्वनाम तो बिल्कुल होगा नहीं, है ना। ना तो ये विशेषण होगा, संज्ञा होगा और सर्वनाम होगा, ये क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, वाक्य की रचना क्या है? तो यह वाक्य कैसा है बच्चों? वह अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, तो ये एक मिश्र वाक्य है, यानी दो वाक्य मिलकर मिश्र वाक्य बोलते हैं ना, दो वाक्य जब मिलते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है? राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है? ये जो राजमाता है वो किस प्रकार का समास है बच्चों? तो ये है तत्पुरुष समास, है ना, आपने पढ़ा होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना होता है बच्चों, ये आपने पढ़ा ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? उपकार जो शब्द है बच्चों, उसका विलोम मीन्स उल्टा क्या है? मदद, अपार, मदद, सहायता, सेवा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपार, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? खाना शब्द किस प्रकार का क्रिया है? खाना किस प्रकार की क्रिया बच्चों? साधारण क्रिया, भाववाचक क्रिया, कर्मवाचक क्रिया या अवस्था क्रिया? साधारण क्रिया तो है नहीं, कर्मवाचक भी नहीं है, तो ये क्या है? सॉरी, भाववाचक तो नहीं है, ये कर्मवाचक क्रिया है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। इस खाना मीन्स क्या हो रहा है? कोई क्रिया हो रहा है, तो क्रिया हो रहा है ना, काम हो रहा है, तो ये हो गया कर्मवाचक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। वह पढ़ाई कर रहा था फिर भी वह सफल हो गया, यह वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य पूछ रहा है किस प्रकार का वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? ये खंड ग आ गया पाठ्य पुस्तक से, ये पुस्तक से है ना, ये हमारे पुस्तक से है खंड ग, ठीक है। चलिए खंड ग क्या बोल रहा है? निम्नलिखित गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर
चयन करें, ये भी चुनकर ही लिखना है। तो गधांश क्या है हमारा, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम ततानरा 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 ततानरा, उसका नाम क्या था, ततानरा निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततानरा एक नेक और मददगारी व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। ये जो क्या था बच्चों, तो ततानरा एक आदमी का नाम था जो निकोबार के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो सदैव दूसरों की हेल्प करता था, है ना, कभी किसी को ना नहीं करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समेचु दिवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानता था। वो बस अपने गांव के ही लोगों को नहीं, दूसरे गांव के भी लोगों को वो उसकी मदद करना वो अपना परम कर्तव्य मानता था। ठीक है, चलिए आगे। उसके इस त्याग की वजह से वह चचिरित था और बदले में वो कुछ भी नहीं मांगता था, किसी की हेल्प भी कर लेता था तो, और वो बदले में कुछ भी नहीं लेता था, है ना, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, फेमस था, है ना, उस जगह पे, है ना। सभी उसका आदर करते थे और सभी उसका क्या करते थे, आदर करते थे, यानी सत्कार, आदर मीन समझते हो गया। चलिए, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। जब लोगों को मुसीबत पड़ती थी तो वो तातारना सॉरी ततार ततार ततारा जो भी है यार, ये उसको याद करते थे और ये भागा भागा आ जाता था उनकी हेल्प करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, ये था हमारा गद्यांश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गांव के युवक का नाम क्या था, तो अभी हमने पढ़ा क्या था, ततारा, जो भी है यार पढ़ लो यार, ततारा पढ़ नहीं पा रहे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ततारा किस प्रकार का व्यक्ति था, ततारा किस प्रकार का व्यक्ति था बच्चों, तो क्या था, स्वार्थी था, शक्तिशाली और नेक था, क्रोधित और कठोर था, या आलसी था। तो अभी हमने पढ़ा शक्तिशाली और नेक था, बहुत ज्यादा ये जेंटल पर्सन था, है ना। चलिए, ततारा की प्रसिद्ध का मुख्य कारण क्या था, ततारा किस लिए फेमस था, उसकी शक्ति, उसका त्याग और मददगार स्वभाव, उसका धन, उसकी शिक्षा। तो अभी हमने पढ़ा उसका त्याग और मददगार स्वभाव की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोग किस समय ततारा को स्मरण करते थे, लोग किस समय ततारा को याद करते थे, तो जब वे मुसीबत के समय, है ना, जब वे मुसीबत में पड़ते थे तब वो ततारन को याद करते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, जो ये गद्यांश है वो पार्ट के किस बुक के किस पार्ट से लिया गया है, तो अभी हमने पढ़ाई होगा ततारा वामीरो कथा से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से एक गद्यांश आ गया, सॉरी पदांश है ये। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर चयन करें। ठीक है, क्या है, मेरा त्राण करो अनुदीन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे तरने की शक्ति अनमाय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सत्वान नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सहू इसको निर्भय। नद सीर होकर सुख दे दिन में, तव मुख पहचानू छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल माही, उस दिन ऐसा हो करुणमय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो ये हमारा पदांश था बच्चों। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या है चलिए देखते हैं। कवि क्या प्रार्थना नहीं करता है, तो कवि क्या प्रार्थना नहीं करता है, अनुदिन त्राण करने की, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है, तो कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है बच्चों, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, निर्भयता से भार वहन करने की शक्ति, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है, तो कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है, ईश्वर का मुख पहचानना चाहता है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात करता है, दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संशय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है, कवि हैं कौन है, तो प्रस्तुत पंक्ति ये किसने लिखा है बच्चों, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और काफ़ी मज़ा आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।